नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आई मोनिका लामा। आज हम बीएड सेकेंड ईयर का पेपर है फॉर कंपलसरी गाइडेंस एंड काउंसलिंग, यूनिट आपकी थर्ड है और टॉपिक आपका पिछड़े बालकों का समूह है और सब टॉपिक है पिछड़े बालकों की शिक्षा। पिछड़े बालकों की शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए, किस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था पिछड़े बालकों की होनी चाहिए, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है इसमें पिछड़ेपन के कारणों की पहचान करना। फर्स्ट है पिछड़ेपन के कारणों की पहचान करना। पिछड़ेपन के कारणों की पहचान करना। फर्स्ट पॉइंट है पिछड़ेपन के कारणों की पहचान करना, यानी कि पिछड़े बालकों के लिए शिक्षा की योजना बनाने से पहले, पिछड़े बालकों की शिक्षा की योजना बनाने से पहले उसके पिछड़ेपन के कारणों की पहचान करना, उसके पिछड़ेपन के उत्तरदायी कारणों का पता लगाना और उसके पिछड़ेपन के उत्तरदायी कारणों का पता लगाकर यह जानना है कि बालक किस क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। इसके लिए बुद्धि परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण और साथ में शारीरिक क्षमताओं और कुशलताओं के द्वारा जांच करना आवश्यक है। यानी कि पिछड़ेपन के कारणों का पता लगाने के लिए बुद्धि परीक्षण के द्वारा, अभिवृत्ति परीक्षण के द्वारा, अभिरुचि परीक्षण के द्वारा, उपलब्धि परीक्षणों के द्वारा, शारीरिक क्षमताओं और कुशलताओं की जांच के द्वारा तथा परिवार के सदस्यों से संपर्क के माध्यम से, परिवार की आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक स्थिति को जानकर उसके द्वारा पिछड़ेपन के कारणों का पता लगाया जा सकता है। पिछड़ेपन के कारणों की जांच की जा सकती है। पिछड़ेपन के कारणों की जांच करने के बाद या पहचान करने के बाद या पिछड़ेपन के उत्तरदायी कारणों का पता लगाने के बाद ही पिछड़े बालकों की शिक्षा नीति निर्धारित करनी चाहिए, पिछड़े बालकों की शिक्षा की योजना बनानी चाहिए, जिससे पिछड़े बालकों की शिक्षा की योजना बनानी चाहिए जिससे इन पिछड़े बालकों को लाभ प्राप्त हो सके। लेकिन उससे पहले पिछड़ेपन के कारणों की पहचान के उत्तरदायी कारणों का पता लगाया जाना आवश्यक है और वो पिछड़ेपन के कारणों का पता लगाने के लिए बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण, शारीरिक तथा कुशलताओं की जांच करना और परिवार के सदस्यों के संपर्क के द्वारा परिवार की आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक स्थिति के माध्यम से पिछड़ेपन के उत्तरदायी कारणों का पता लगाया जा सकता है। उसके बाद ही शिक्षा की योजना बनानी चाहिए। नेक्स्ट है व्यक्तिगत ध्यान देना। सेकंड है व्यक्तिगत ध्यान देना। सेकंड पॉइंट है व्यक्तिगत ध्यान देना। व्यक्तिगत ध्यान देने से तात्पर्य है कि पिछड़े बालक संवेगात्मक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से सामान्य बालकों की तुलना में कुसमायोजित होते हैं। यानी कि पिछड़े बालक संवेगात्मक, शारीरिक, सामाजिक और सामान्य बालकों की तुलना में कुसमायोजित होते हैं, यानी कि ये समायोजन नहीं कर पाते हैं। इनकी और व्यक्तिगत ध्यान देने की आवश्यकता होती है। यानी कि इनके लिए एक अध्यापक को व्यक्तिगत ध्यान देने की आवश्यकता होती है। क्यों आवश्यकता होती है? क्योंकि ये संवेगात्मक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से तथा सामाजिक रूप से सामान्य बालकों से पिछड़े हुए होते हैं, इसलिए इनके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। साथ में यह है कि इन कमियों के कारण, कौन सी कमियां? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, इन कमियों के कारण वे सामान्य बालकों की तरह सामूहिक शिक्षण से लाभ प्राप्त नहीं कर पाते। यानी कि कक्ष में जिस प्रकार का शिक्षण कार्य करवाया जाता है उसमें ये बालक लाभ प्राप्त नहीं कर पाते, विषय वस्तु को समझ नहीं पाते हैं। विषय वस्तु को न समझने के कारण इन पिछड़े बालकों की शिक्षा के लिए अध्यापक को व्यक्तिगत ध्यान देना आवश्यक होता है। साथ में हीन भावना का विकास होना, यानी कि हीन ग्रंथियों का विकास होना। हीन ग्रंथियों का विकास इस प्रकार से हो जाता है कि अध्यापक के द्वारा सामान्य कक्ष में जब सामान्य बालकों के साथ पिछड़े बालक पढ़ते हैं तो अध्यापक के द्वारा ध्यान न देने के कारण ये बालक पिछड़ जाते हैं और ये बालक पिछड़ने के कारण इनमें हीन ग्रंथियों का विकास होता है, हीन भावना का विकास हो जाता है। इस कारण ये बालक अध्यापक के पास जाने से झिझकते हैं। यानी कि व्यक्तिगत ध्यान न देने के कारण या अध्यापक का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार न होने के कारण या अध्यापक के द्वारा डांटने के कारण ये पिछड़ जाते हैं और पिछड़ने के कारण ये अध्यापक के पास नहीं जाते। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में इन
बालकों की शिक्षा के लिए अध्यापक को व्यक्तिगत ध्यान देना आवश्यक है। यानी कि पिछड़े बालकों की शिक्षा के लिए अध्यापक को व्यक्तिगत ध्यान देने की आवश्यकता होती है, जिससे ये बालक अपने शिक्षा का लाभ प्राप्त कर सके, अपने कक्ष में विषय वस्तु को समझ सके और उससे अपना लाभ प्राप्त कर सके। तो एक अध्यापक को पिछड़े बालकों की शिक्षा के लिए पिछड़े बालकों पर व्यक्तिगत ध्यान देने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है थर्ड है घर तथा विद्यालय में बालकों के समायोजन में सहायता। घर तथा विद्यालय में बालकों के समायोजन में सहायता। घर तथा विद्यालय में बालकों के समायोजन में सहायता। घर और विद्यालय में कुसमायोजित बालकों के समायोजन में एक अध्यापक को सहायता प्रदान करनी चाहिए। घर तथा विद्यालय में बालकों के कुसमायोजन में या बालकों के कुसमायोजित बालकों के समायोजन में अध्यापक को सहायता करनी चाहिए। यानी कि घर तथा विद्यालय में अध्यापक को इस प्रकार से संपर्क करना चाहिए अभिभावकों से कि पिछड़े बालकों को कुसमायोजित होने से रोका जा सके। यानी कि उन्हें लाड प्यार प्रदान करके, उन्हें सहानुभूति प्रदान करके, सुरक्षा की भावना उनको प्रदान करके, सुरक्षा की आवश्यकताओं को अनुभव करवा के इस प्रकार से इन बालकों को घर तथा विद्यालय में समायोजित करने में सहायता प्रदान की जा सकती है। तो ऐसे पिछड़े बालकों की शिक्षा के लिए एक अध्यापक को घर तथा विद्यालय में बालक कुसमायोजित न हो और समायोजन कर सके घर तथा विद्यालय में। इसके लिए अध्यापक को लाड प्यार, प्रेम, सहानुभूति, साथ में सुरक्षा की भावना, सुरक्षा की आवश्यकता, इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए और साथ में पिछड़े बालकों के माता पिता से, अभिभावकों से समय समय पर संपर्क स्थापित करना चाहिए, जिससे कि पिछड़े बालकों के मानसिक तनाव को समझ सकते हैं। घर के वातावरण में पिछड़े बालकों के मानसिक तनाव को समझा जा सकता है और साथ में उसके मानसिक तनाव को दूर करने के लिए अध्यापक सहायता कर सकते हैं। तो घर तथा विद्यालय में बालक के समायोजन में सहायता प्रदान करने की शिक्षा की व्यवस्था हो और साथ में घर से माता पिता के या अभिभावकों के संपर्क के द्वारा बालक की वस्तु स्थिति को जानकर भी उसके समायोजन में सहायता की जा सकती है। नेक्स्ट है फोर्थ है विशिष्ट पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियां। विशिष्ट पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियां। विशिष्ट पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियां सामान्य बालकों की तरह पिछड़े बालकों का जो पाठ्यक्रम होता है वैसा उस पाठ्यक्रम का लाभ पिछड़े बालक नहीं उठा सकते। यानी कि सामान्य बालकों की तरह पिछड़े बालकों का पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए। सामान्य बालकों का जो पाठ्यक्रम होता है वैसा ही पाठ्यक्रम पिछड़े बालकों का नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर पिछड़े बालकों का पाठ्यक्रम भी सामान्य बालकों की तरह ही होगा तो बालक उस पाठ्यक्रम से और अधिक पिछड़ जाएंगे। इसलिए पिछड़े बालकों के लिए लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए। यानी कि लचीले पाठ्यक्रम की व्यवस्था एक अध्यापक को पिछड़े बालकों की शिक्षा में करनी चाहिए। साथ में ऐसे शिक्षण विधियां जिसके माध्यम से सामान्य और प्रतिभाशाली बालकों को पढ़ाया जाता है, ऐसे शिक्षण विधियों की व्यवस्था पिछड़े बालकों के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि सरल से सरल शिक्षण विधियों का प्रयोग शिक्षा में करना चाहिए। तो कहने का मतलब यही है कि पिछड़े बालकों को सामान्य शिक्षण विधियों से पढ़ाया नहीं जा सकता। जिस प्रकार सामान्य बालक को कठिन शिक्षण विधियों से या नवीन शिक्षण विधियों से पढ़ाया जाता है, उसी प्रकार से पिछड़े बालकों को सामान्य तथा नवीन शिक्षण विधियों से नहीं पढ़ाया जा सकता, बल्कि उनके लिए सरल से सरल शिक्षण विधियों का प्रयोग करना एक अध्यापक के लिए
शिक्षा में आसान होता है। साथ में पिछड़े बालकों के पाठ्यक्रम, पिछड़े बालकों के पाठ्यक्रम में हस्तकला कार्य पर अधिक बल देना चाहिए। यानी कि पिछड़े बालकों का पाठ्यक्रम इस प्रकार का हो जिसमें हस्तकला से निर्मित कार्य हो। हस्तकला से निर्मित कार्य के पाठ्यक्रम पर अधिक बल देना चाहिए और पाठ्यक्रम उनका बिल्कुल लचीला होना चाहिए। साथ में यह है कि पुस्तकीय ज्ञान में पिछड़े बालकों की इतनी रुचि नहीं होती है जितनी कि सामान्य और प्रतिभाशाली बालकों की होती है। तो पिछड़े बालकों की शिक्षा में हस्तकला से निर्मित पाठ्यक्रम पर बल देना चाहिए। साथ में पाठ्यक्रम उनका लचीला होना चाहिए। शिक्षण विधियाँ जो है वो शिक्षण विधियाँ सरल से सरल शिक्षण विधियों का प्रयोग एक अध्यापक को पिछड़े बालकों की शिक्षा में किया जाना चाहिए। साथ में यह है कि नए शिक्षण विधियों से पिछड़े बालकों में कुछ सीखने की रुचि उत्पन्न नहीं होती। यानी कि नई शिक्षण विधियों से यानी कि नई टेक्नोलॉजी से अगर पिछड़े बालकों को सिखाया जाएगा तो उनकी रुचि उत्पन्न नहीं होगी, बल्कि उनको इस तरीके से नवीन नए प्रयोग करके हस्तकला वाले पाठ्यक्रम पर बल देकर और नई शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हुए और उनकी रुचि को जागृत करते हुए ही शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। तो पिछड़े बालकों की जो शिक्षा है, उस पिछड़े बालकों की शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, हस्तकला से निर्मित होना चाहिए और हस्तकला से निर्मित पाठ्यक्रम पर भी बल देना चाहिए। साथ में शिक्षण विधियाँ सरल से सरल हो और शिक्षण विधियाँ ऐसी हो जो सरल से सरल हो और लचीली हो। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता। फिफ्थ है शिक्षा मनोवैज्ञानिकों की सहायता। शिक्षा मनोवैज्ञानिकों की सहायता। पिछड़े बालकों की शिक्षा में शिक्षा मनोवैज्ञानिकों की सहायता ली जा सकती है। यानी कि पिछड़े बालकों की शिक्षा में शिक्षा मनोवैज्ञानिकों की सहायता भी लेना आवश्यक है। क्यों लेना आवश्यक है? यानी कि पिछड़े बालकों की जो शिक्षा होती है उसमें विशेषज्ञों की सहायता लाभप्रद होती है। यानी कि पिछड़े बालकों की शिक्षा के लिए शिक्षा मनोवैज्ञानिकों की सहायता लेना लाभ का कार्य होता है, लाभप्रद होता है। इसके लिए शिक्षा मनोवैज्ञानिकों की राय, शिक्षा मनोवैज्ञानिकों का परामर्श, राय, मशवरा उपयुक्त होता है। क्यों? क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान बालक और उनके माता पिता को आवश्यक निर्देश दे सकते हैं। यानी कि बालक को शिक्षा मनोविज्ञान बालक की मानसिकता को जानकर बालक को और उसके माता पिता को आवश्यक निर्देश प्रदान कर सकते हैं और बालकों के पिछड़ेपन को दूर करने में अपने सुझाव दे सकते हैं। इसलिए शिक्षा मनोवैज्ञानिकों की सहायता भी पिछड़े बालकों की शिक्षा में आवश्यक होती है। नेक्स्ट है शिक्षा स्कूल से भागने की प्रवृत्ति को रोकना। स्कूल से भागने की प्रवृत्ति को रोकना। स्कूल से भागने की प्रवृत्ति को रोकना यानी कि पिछड़े बालक अपनी कमियों के कारण स्कूल की गतिविधियों तथा स्कूल के कार्यों में रुचि नहीं लेते। यानी कि पिछड़े बालक अपनी शैक्षिक कमियों के कारण या शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त न करने के कारण स्कूल की गतिविधियों में तथा स्कूल के कार्यों में रुचि नहीं लेते हैं, स्कूल के कार्यों में भाग नहीं लेते हैं और वह स्कूल की गतिविधियों तथा कार्यों से पीछा छुड़ाने के लिए स्कूल से भाग जाते हैं। इसके लिए स्कूल तथा कक्षा से भागना शुरू कर देते हैं। यानी कि स्कूल की गतिविधियों तथा कार्यों में रुचि न लेने के कारण स्कूल से भागना शुरू कर देते हैं। इस कारण यह बालक सामान्य बालकों की तुलना में बहुत पीछे रह जाते हैं। यानी कि ये बालक क्या होता है, जब स्कूल से भाग जाते हैं तो स्कूल की गतिविधियों में भाग नहीं लेते हैं और स्कूल के कार्यों में भाग नहीं लेते हैं और स्कूल के कार्यों और गतिविधियों में भाग न लेने के कारण ये बालक स्कूल के पाठ्यक्रम से, स्कूल के वातावरण से, स्कूल की शैक्षिक गतिविधियों से पिछड़ जाते हैं और पिछड़ जाने के कारण सामान्य बालकों की तुलना में ये बालक पीछे रह जाते हैं। अतः इन बालकों को आवश्यक रूप से और शीघ्र नियंत्रण करने के लिए, यानी कि इन बालकों पर नियंत्रण स्कूल से भागने के लिए रोकने के लिए, स्कूल से भागने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए और नियंत्रण करने के लिए यह आवश्यक है कि इनके स्कूल से भागने के कारणों का पता लगाया जाए। यानी कि इनकी शिक्षा में ऐसे बालकों की शिक्षा के लिए कि स्कूल से भागने के कारणों का पता लगाया जाए और स्कूल से भागने के कारणों का पता लगाकर उनको दूर करने का प्रयत्न किया जाए। क्योंकि पिछड़े बालक
जब स्कूल की गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे, स्कूल के कार्यों में भाग नहीं लेंगे और स्कूल के किसी भी शैक्षिक से शैक्षिक गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे तो वो सामान्य बालकों से पिछड़ जाएंगे। और सामान्य बालकों से पिछड़ने का कारण यह है कि वो स्कूल से भागना शुरू कर देंगे। तो स्कूल से भागने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए और स्कूल के कार्यों तथा गतिविधियों में भाग लेने के लिए इनके स्कूल से भागने की प्रवृत्ति पर नियंत्रण किया जाए। साथ में ये प्रयास किया जाए, ये प्रयत्न किया जाए कि स्कूल से क्यों भागते हैं, इन कारणों का पता लगाया जाए। और शिक्षक का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, शिक्षक इन बालकों को सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार द्वारा इन बालकों की इस प्रवृत्ति को रोका जा सकता है। तो ये आपका पिछड़े बालकों की शिक्षा का टॉपिक कंप्लीट हुआ। नमस्कार।